विजय एक गरीब किसान था। बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से अक्सर उसका पत्नी से झगड़ा होते रहता था। एक दिन घर में पैसा ना होने की वजह से उसका पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चलता गया। जंगल में उसे एक सिद्ध पुरुष तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वो उस बाबा के पास गया और उनसे विनती की कि वो उनकी समस्या सुने और कोई समाधान बताए। तो बाबा ने उनसे कहा, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। जिस पर विजय ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपनी समस्या बताई। विजय की सारी समस्या सुन उन साधु ने कहा, यजमान, घर में लड़ाई झगड़े और कलेश का निवारण तो तुम्हें खुद ही करना होगा। घर में शांति प्रिय बनाकर रहोगे और अपनी पत्नी और बच्चों को समय दोगे तो घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। रही बात गरीबी की, तो उसके लिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा धन कमा पाओगे। बाबा की बात सुनकर विजय को गुस्सा आया, लेकिन उसने साधु से कुछ ज़्यादा कहा नहीं। वो सोचने लगा, ये तो कोई निवारण नहीं हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मेहनत करने का जरिया भी तो होना चाहिए। इसलिए उसने उस सन्यासी से बार बार फिर से विनती करने लगा और कोई धन कमाने का गुप्त मार्ग पूछने लगा। तो इस पर सिद्ध पुरुष ने कहा, एक उपाय तो है, लेकिन क्या ये उपाय तुम कर पाओगे। तो इस पर विजय ने कहा, मैं कुछ भी कर लूँगा बाबा जी, बस आप इस परिस्थिति से मुझे निकाल दीजिए। इस पर बाबा ने कहा, तुम्हें यक्षिणी साधना करनी होगी। अगर तुमने यक्षिणी को खुश कर दिया तो वो तुम्हें माला माल कर देगी। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर विजय के मन में लालच आ गया और वो हाथ जोड़कर बाबा जी से कहने लगा कि आप मुझे यक्षिणी साधना की विधि बता दीजिए। मैं इस परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ भी कर लूँगा। उस बाबा जी ने विजय को बताया कि तुम्हें 51 दिनों तक किसी निर्जन स्थान पर जाकर हवन पूजा करनी होगी और साथ ही कुछ मंत्र भी बताएं। विजय सारी जानकारी लेकर वहां से चला आया और अपनी पत्नी से दूरी बनाते हुए एक नज़र एक खाली जगह पर जाकर यक्षिणी साधना करने लगा। विजय की मेहनत रंग लाई, उसकी साधना सफल हुई। हवन की आग से एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उसने कहा, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। विजय ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री को खड़ा देखकर खुद पर विश्वास ही नहीं किया। उसने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन में पहली बार देखी थी, इसलिए कुछ पलों के लिए वो उसे देखता ही रह गया। तभी यक्षिणी ने उससे कहा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। विजय ने यक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए और मैं इस गरीबी से दूर होना चाहता हूँ। तो यक्षिणी ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। विजय ने बिना कुछ सोचे समझे यक्षिणी को हाँ कह दिया और दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ ही दिनों में विजय बहुत ही पैसे वाला धनवान व्यक्ति बन गया। उसके घर पर नौकर चाकर और ढेर सारा पैसा हो चुका था। उसकी पत्नी सहित गांव के लोग आश्चर्य में थे कि आखिर विजय ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से वो इतना पैसे वाला हो गया। विजय को यक्षिणी का कामुक बदन और उसकी सुंदरता इतनी भा गई कि उसे उसके अलावा
कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। उसकी वजह से विजय का उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। विजय ने अपनी पत्नी को खुद से अलग कर दिया था और उसे अपने कमरे से भी निकाल दिया था। कुछ दिनों के बाद विजय का यक्षिणी से भी मन भर गया। अब उसका मन गांव की दूसरी सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने लगा। अधिक पैसे वाला होने की वजह से उसे ऐसा लगता था कि वो अपने पैसों के दम पर गांव की किसी भी सुंदर स्त्री को अपने वश में कर लेगा, और वह ऐसा करता भी था। लेकिन वो जिस भी स्त्री को अपने करीब लाने की कोशिश करता, यक्षिणी उस स्त्री के साथ कुछ ना कुछ हादसा कर देती, जिसकी वजह से उस बेचारी औरत को अपनी जान गंवानी पड़ती। एक दिन विजय ने यक्षिणी से कहा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से इन बेगुनाह स्त्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यक्षिणी ने उसे अपना वादा याद दिलाया और कहा, जिंदगी भर मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरी स्त्री नहीं आ सकती। अगर किसी भी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की या फिर तुमने किसी दूसरी स्त्री के पास जाने की कोशिश की तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। विजय समझ चुका था कि वो पूरी तरह फंस गया है। अब उसके पास दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अब वो चुप रह गया। लेकिन ये सब उसकी पत्नी कमरे के बाहर खड़ी सुन रहे थे। अब उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि विजय ने रातों रात ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो पैसे वाला हो गया। लेकिन वो किसी भी कीमत पर विजय को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने यक्षिणी से निजात पाने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन विजय की पत्नी उपाय खोजने के चक्कर में गांव के बाहर जंगल में उसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंची जिसने विजय को यक्षिणी साधना के बारे में बताया था। जब विजय की पत्नी ने सिद्ध पुरुष से विनती की और यक्षिणी से निजात पाने का उपाय पूछा, तो बाबा ने कहा कि इस उपाय को करने के लिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। लेकिन विजय की पत्नी हर हालत में विजय को उस यक्षिणी से बचाना चाहते थे, इसलिए उसने सिद्ध पुरुष से कहा, मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ। फिर पापा ने विजय की पत्नी को बताया कि अमावस्या की रात को यक्षिणी अपने देव को प्रसन्न करने के लिए साधना करती है। तुम्हारे पास उतना ही वक्त होगा जितनी देर यक्षिणी साधना करती है। तुम्हें एक प्लास्टिक की गुड़िया लेनी है। गुड़िया पर अपने माथे का सिंदूर लगाकर मैं जो मंत्र दूंगा वो मंत्र पढ़कर उस गुड़िया को जला देना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो समझ लेना वो यक्षिणी तुम्हें भी समाप्त कर देगी। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर विजय की पत्नी ऐसा करने के लिए तैयार हो गई और सिद्ध पुरुष के द्वारा बताए हुए विधि को करने के लिए पूर्णिमा की रात को जल्दी से आकर बताई हुई सारी विधि की तरह उस गुड़िया को अपने माथे का सिंदूर लगाकर उस गुड़िया के मंत्र पढ़कर उसे जलाने लगती है। यक्षिणी को पता चल चुका था कि विजय की पत्नी उसके साथ में कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से यक्षिणी का अहित हो सकता है, इसलिए यक्षिणी सावधान हो गई और उसने विजय की पत्नी के पास आकर उसका गला पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। उसकी पत्नी की गर्दन उसने एकदम से धड़ से अलग कर दी। ऐसा करते हुए उसे विजय ने अपनी आंखों से देख लिया। विजय अपनी पत्नी का धड़ पकड़कर रोने लगा और विजय रोते रोते चिल्ला रहा था, ये तूने क्या किया? अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ। और इतना कहकर उसने अपने ऊपर पेट्रोल का डब्बा उठाकर छिड़कने लगा। पेट्रोल छिड़कने के बाद जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई तो यक्षिणी ने उसे रोकने की कोशिश की।
उसी हाथापाई में माचिस की वो तीली किस्मत से उस गुड़िया पर जा गिरी और फिर गुड़िया के चलने के साथ ही साथ यक्षिणी भी जलकर भस्म हो गई। अब विजय यक्षिणी के प्रकोप से बच तो गया, लेकिन अब उसके पास उसकी पत्नी नहीं रही। अब विजय को समझ आया ज्यादा लालची होना इंसान के लिए घातक हो सकता है। थोड़े से लालच के चक्कर में उसे अपनी पत्नी को गंवाना पड़ा, लेकिन विजय को सबक मिल चुका था और उसे संतोष इस बात का था कि कम से कम वो अभी जिंदा है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा लालची होना इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमावस की रात, काला घना अंधेरा, मानो जैसे चांद आज छुट्टी लेकर आराम करने के मूड में था। ऊपर से कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, इतना कि कुछ भी दिखाई ना दे, जैसे सोने पर सुहागा हो रहा था या कंगाली में आटा गीला। रोहित ऑफिस से फ्री होकर घर जाने को रवाना था, क्योंकि आज से ऑफिस में इतनी देर हो चुकी थी कि घर से फोन पर फोन आने शुरू हो गए और उसके आने की खबर से ज़्यादा सब उसको डांट लगाए जा रहे थे कि इतनी देर कैसे हो गई। रोहित जल्दीबाजी में अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अपने आप से बातें किए जा रहा था। ये चंदा मामा को भी आज ही आराम करना था, मेरा तो ख्याल किया होता। ऊपर से आज देर हो गई और फिर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा रास्ते पर। खैर कोई बात नहीं, कोहरा बहुत है मगर कैसे चलाऊंगा मैं बाइक। खुद से बातें करते रोहित एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक सड़क पर एकदम घना अंधेरा था और एक सड़क पर कहीं एक तो लाइट लगी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ रोशनी थी। रोहित ने सोचा अंधेरे में जाने से अच्छा है लाइट वाले रोड से निकलो, क्योंकि ये कोहरा भी कम खतरनाक नहीं है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि लाइट वाला रूट थोड़ा लंबा था, पर अंधेरे और कोहरे से तो अच्छा ही था, इसलिए रोहित ने वही रूट को चुना। रोहित ने अपनी गाड़ी लाइट वाले रास्ते की ओर घुमा दी। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया, जो कि उसके हाथ में बंधी थी। उसने देखा 11:15 बज रहे थे। रोहित देखकर खुद से ही बोला, ओ तेरी, आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई। तैयार रहना बेटा सबकी डांट सुनने के लिए, आज अच्छी वोट लगने वाली है। और ये कहते हुए रोहित वापस से बाइक चलाने लगा। थोड़ी दूरी पर रोहित ने देखा कि कोई अपना हाथ दिखाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहा था। रोहित ने जैसे ही वहां जाकर अपनी गाड़ी रोकी, रोहित देखकर हैरान रह गया कि इतनी रात में एक लड़की यहां अकेली थी जो रोहित से लिफ्ट मांग रही थी। रोहित ने जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी, वो लड़की साइड से निकलकर रोहित की गाड़ी के पास आ गई। वो साइड में एक खंबे पर एक बल्ब लगा था जो बार बार जल बुझ रहा था। थोड़ी रोशनी थी तो बस रोहित की गाड़ी की। उसने देखा एक लड़की लाल कलर की सूट में दुपट्टा सिर पर लिए हुए, जिसकी काली गहरी सुरमई सी आंखें और पतले सुर्ख होठों के ऊपर दाईं ओर एक गहरा काला तिल और होठों पर एक कातिलाना सी मुस्कान, जिसे देख एक पल के लिए रोहित ये भी भूल गया कि वो इस वक्त सड़क के बीच खड़ा है और आधी रात हो चुकी है। रोहित बस देखे जा रहा था कि तभी वो लड़की बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल मेरी बस देर से आई थी और उसके बाद मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बस थोड़ा ही आगे जाना है। इस पर रोहित ने कहा,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो बैठ सकती हैं आप। लड़की रोहित के साथ गाड़ी पर बैठ गई और कोहरे को चीरती हुई बाइक की रोशनी धीमी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे थे। रोहित ने पूछा कि आप अकेली हैं या फिर कोई और भी है आपके साथ, तो इस पर लड़की बोली, अगर कोई और होता मेरे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मिल गए। इस पर रोहित हंसते हुए बोला, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, आप कहाँ रहती हैं? तो इस पर लड़की ने कहा, बस यहाँ से थोड़ी दूर दाएं ओर जो मोड़ आता है वहाँ पर पीपल का पेड़ है, वहीं पास ही में मेरा घर है और मैं यहाँ कम ही आती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ। इस पर रोहित बोला, अच्छा तभी मैं कहूँ आपको कभी देखा नहीं। वैसे नाम क्या है आपका? इस पर उस लड़की ने अपना नाम रानी बताया। बातों ही बातों में उस लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी रोकी और कहा, लीजिए रानी जी, आ गया आपका घर। आप कहे तो आपको घर छोड़ाऊं? रोहित ये बात कहकर जैसे ही पीछे मुड़ा, रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी बाइक के पीछे सीट पर कोई नहीं था। एक पल के लिए तो रोहित को खुद पर यकीन नहीं हुआ। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दराज तक कुछ भी नजर नहीं आया। इतनी ठंड होने के बाद भी रोहित के पसीने छूटने लगे। रोहित खुद से कहने लगा, अभी तो यहीं थी, इतनी देर में मेरे साथ बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, अचानक से कहाँ चली गई? तभी रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रोहित की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक शुरू की और घर की ओर चल पड़ा। फुल स्पीड में बाइक बढ़ाकर रोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी सांस में सांस आई और जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने जैसे ही अपनी बाइक साइड में लगाई तो उसने देखा रानी उसके गेट के बाहर बैठे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। रोहित रानी को वहां देखकर भौचक्का रह गया, जान जैसे हलक में अटक गई हो। खुद रोहित गिरते गिरते बचा। रोहित इस हाल में नहीं था कि वो अपने घर की ओर कदम बढ़ा सके। तभी रोहित का फोन बजा। उसने देखा उसकी मम्मी का फोन था। रोहित ने जल्दी से फोन उठाया और बोला, माँ दरवाज़ा खोलो। फोन कटते ही रोहित की माँ ने दरवाज़ा खोला तो रोहित ने देखा कि वहाँ अब रानी थी ही नहीं। रोहित पागलों सा इधर उधर देखने लगा। रोहित की माँ रोहित को इस हाल में देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या वो बेटा, तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं इतनी ठंड में? तू ठीक तो है ना? रोहित की आवाज़ तो जैसे बाहर आना ही नहीं चाहते थे। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। रोहित को इस हालत में देख उसकी मम्मी जल्दी से उसे अंदर ले गई और उसे सोफे पर बैठाकर पानी लेने रसोई में चली गई। तभी रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे लगा शायद उसकी मम्मी है। जैसे ही रोहित ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो रानी उसके पास बैठकर मुस्कुराए जा रहे थे। रानी को अपने पास देख रोहित एकदम चीख पड़ा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित फिर से चीखते हुए पीछे की ओर देखता है तो उसने देखा पीछे उसके पापा खड़े थे। अपने पापा को देखते ही रोहित ने चैन की सांस ली और बोला, क्या पापा, आपने तो डरा दिया मुझे। रोहित को इस तरह चीखते देख उसके पापा बोले,
क्या हुआ बेटा, तू इस तरह से चीख क्यों रहा है? और तेरे गर्दन पर यह निशान कैसा है? रोहित के चीखने की आवाज़ सुनते ही इतने में रोहित की मम्मी पानी लेकर आ गई। उन्होंने रोहित को पानी देते हुए कहा, क्या हुआ और तू अभी चीख क्यों रहा था? तभी रोहित के पापा बोले, पता नहीं क्यों चीख रहा है, और इसके गर्दन पर यह निशान कैसा है, ये देखो तो। रोहित की मम्मी ने आकर देखा तो वो निशान देखते ही एकदम से चौंक पड़ी और बोली, रोहित ये निशान कैसा है बेटा? लगता है जैसे किसी ने काटा है तुझे, और ये देख कितने गहरे निशान पड़े हैं, एकदम लाल। रोहित की मम्मी ने उसे वो निशान आईने के जरिए दिखाया तो रोहित भी देखकर हैरान रह गया। उसके गर्दन पर बिल्कुल 2 दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सांप ने काटा हो, मगर निशान उससे भी ज्यादा बड़े थे। रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इतना तो समझ ही गया था कि इसका लेना देना जरूर उस लड़की रानी से है। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना अपने मम्मी पापा को बताई। उसके पिताजी ये सब सुनते ही समझ गए कि जरूर कोई भूत प्रेत का मामला है। वो तुरंत ही रोहित को अपने जाने पहचाने एक पंडित जी के पास ले गए। वो पंडित जी बड़े ही सिद्ध पंडित थे। उन्होंने निशान देखते ही कहा, इसे एक पिशाचनी ने काटा है। मेरे ख्याल से वो पिशाचनी अब इसे दिखने लगी होगी। अगर उस पिशाचनी ने इसे 3 बार काट लिया, यानी कि उसने अपने दांत 3 बार इसकी गर्दन पर गड़ा दिए, तो फिर ये उसके वश में हो जाएगा और फिर वहाँ से इसे वापस खींच लाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले मुझे पूरी घटना बताओ। जिसके बाद रोहित ने पूरी घटना पंडित जी को बता दी। पूरी घटना सुनते ही पंडित जी ने वहाँ जो जख्म था रोहित के गर्दन पर, उस पर कुछ मला। जिसके बाद रोहित के दोनों हाथों में 2-2 तावीज बांध दिए और फिर रोहित को सख्त हिदायत दी कि उस रास्ते से रात में तो क्या, दिन में भी कभी मत आना। उस दिन के बाद से रोहित ने कभी भी वो रास्ता नहीं लिया और फिर रोहित को वो लड़की रानी वो भी कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।